धारा 370 हटने के पश्चात जब उसका पूर्ण विलय भारत में हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जो भारतीय कानून के, भारतीय संविधान के जम्मू कश्मीर में प्रवृत्त नहीं होते थे। और उनमें से एक प्रावधान जम्मू कश्मीर में आरक्षण का भी था। जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी आबादी जो है, कश्मीर में आतंकवाद के कारण विस्थापित हुई, उनको भी न्याय की आवश्यकता थी। और एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा पाकिस्तान से भी विस्थापित होकर भारत में आई है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के अत्याचार के कारण। उनको भी एक यहाँ पर न्याय की आवश्यकता थी, उनको भी एक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से ये पुनर्गठन का विधेयक लाया गया है और इस पुनर्गठन के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है, उसमें 3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। एक स्थान उस व्यक्ति के लिए है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से विस्थापित होकर हिंदुस्तान में आए हैं, इसलिए मुस्लिम परिवार के लोग, उनको विधानसभा में स्थान दिया जाएगा। और 2 व्यक्ति जो कश्मीर के हैं, कश्मीर में आतंकवादियों के कारण जिनको कश्मीर से पलायन करना पड़ा, कश्मीर छोड़ना पड़ा, भारत में ही अन्य स्थान पर शरणार्थी बनकर रहना पड़ा, तो उनको भी अगर कहीं न्याय मिल सकता है, उनके को भी कहीं प्रतिनिधित्व मिल सकता है, उनकी आवश्यकता, उनकी आकांक्षा को कहीं पर मुखरित किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का ही प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है। क्योंकि बाहर तो अन्य प्रांतों में अल्पसंख्यक हैं, बाहर अन्य प्रांतों में उनकी आवाज़ ना उनका कोई प्रतिनिधि चुना जा सकता है, ना उनकी आवाज़ पहुँच सकती है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर 2 स्थान उनको भी प्रदान किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में जब तक धारा 370 लागू थी, तो वहाँ पर आरक्षण नहीं था। ना तो विधानसभा के अंदर आरक्षण था और ना विधानसभा के बाहर आरक्षण था। आरक्षण अगर था भी तो बहुत सीमित रूप में था और वर्ग विशेष के लिए, वर्ग विशेष की एक विशेष तरह की नौकरी उनके लिए आरक्षित थी। इस आरक्षण के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर का वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, उनको भी अपनी भावनाएँ, अपनी आकांक्षाएँ मुखरित करने के लिए विधानसभा का अब प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा की 9 सीटें जो हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि विधेयक जम्मू कश्मीर के शोषित, वंचित, पीड़ित समूह के लिए बहुत उपयोगी है और इसकी बहुत दिनों से आवश्यकता थी। अब इतिहास को आज के नज़रिए से देखने पर हो सकता है कि कुछ अलग दृश्य परिस्थितियाँ दिखाई देती हों। लेकिन कोई लंबा समय नहीं बीता है कि हम कहें कि बहुत लंबा समय बीत गया है और इतिहास का जो रिलेवेंस है, वो समाप्त हो गया है। मुझे लगता है कि अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पश्चात जब जम्मू कश्मीर के महाराजा ने लेटर ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय होना चाहिए। और कबालियों के हमले के पश्चात जब भारतीय सेना वहाँ पर उतरी और भारतीय सेना ने कबालियों को पीटना शुरू किया, कबालियों को पीछे धकेलना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में जब हमारी सेना जीत रही हो, तो एकाएक युद्ध विराम करके और स्टेटस को स्वीकार करके और प्रकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना, आज तक भी ना तो युद्ध नीति के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी समझ से परे है और जो जो राजनीतिक लोग हैं, जो स्टेट्समैन हैं, उनकी समझ से भी परे है। क्योंकि सामान्यतः कोई अपना आंतरिक मामला उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करता है। भारत पहला देश है, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने देश के आंतरिक मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। बाद में जब 1971 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान की पराजय हुई, तो कुछ आंशिक मामले में इंदिरा गांधी ने इसको संशोधित करने का प्रयास किया और इसीलिए अब जब कभी जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो हम बड़े दम के साथ ये कह देते हैं कि भई ये बायलैटरल इश्यू है और द्विपक्षीय वार्ता हम प परस्पर बातचीत के माध्यम से हल करेंगे। तो इस स्वीकारोक्ति में ये आशय छुपा हुआ है कि पंडित नेहरू ने गलती की थी। पंडित नेहरू ने गलती की थी, इसलिए ये परिस्थिति निर्मित हुई है और अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी इसी का संशोधन कर रहे हैं, इसी को ठीक कर रहे हैं। सर करणी सेना प्रमुख की हद तक सरकार जिम्मेदार है। ये बीजेपी के एक विधायक का बयान आया है। किस तरीके से देखते हैं क्योंकि निर्मम हत्या जिस तरीके से की गई? सुखेंद्र सिंह गोगा माडी जी करणी सेना के प्रमुख थे और पूरे देश भर में करणी सेना राजपूत समाज की जो सामाजिक भावनाएं हैं उसको
बिंबित करती है और हमेशा सामाजिक कार्यों से वो सरोकार रखते थे और जहाँ पर भी राजपूतों के मान सम्मान का विषय हो, राजपूतों के सामाजिक विषय हों, राजपूतों के राजनीतिक विषय भी हैं, उसके लिए वो हमेशा खड़े रहते थे और इसलिए उनकी हत्या अत्यंत दुखद है। मैं समझता हूँ कि पूरा राजपूत समाज इससे दुखी है और हतप्रभ है और अशोक गहलोत सरकार इसलिए ज़िम्मेदार है कि इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी और उन्होंने इसके बारे में पुलिस को भी, सरकार को भी लिखा था, लेकिन उसके पश्चात भी उनको सुरक्षा के लिए कोई जो आवश्यक प्रबंध है वो नहीं किए गए और ना उस तरीके के उनको सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराएगा, जिसका परिणाम है कि जो बदमाश लोग हैं, वो आसानी से उनके घर में प्रवेश कर गए और उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। इसलिए अशोक गहलोत सरकार निश्चित रूप से उत्तरदायी है। सर पंडित नेहरू की टिप्पणी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कहते हैं उस समय पूंछ और राजौरी को बचाने के लिए सेना को हटा दिया गया था। अगर ऐसा नहीं किया होता तो पूंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चले जाते, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटेन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सुझाव दिया था कि इसे संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी कितने अपने बयान के प्रति ईमानदार हैं और उस समय उनके जो पिताश्री थे, जम्मू कश्मीर में भारत के लिए कितना काम कर रहे थे, उनकी कितनी इच्छा थी भारत में विलय करने के लिए, इस बात से प्रतिबिंबित होता है कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन जो नेता हैं शेख अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी के अब्बा हुजूर हैं, उनको 20 साल भारतीय जेल में किसी और ने नहीं रखा, पंडित नेहरू ने ही रखा है। और इसलिए जो ये बयान दे रहे हैं कि पंच और राजौरी पाकिस्तान में चला जाता, ये असत्य है और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब धारा 370 हटाने की बात आई थी, तो ऐसी धमकी पट्टी दी गई थी कि खून की नदियाँ बह जाएँगी और पूरा जम्मू कश्मीर जल उठेगा, लेकिन वहाँ कहीं किसी ने एक थप्पड़ तक किसी को नहीं मारा। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय हो गया। तो ये हिंदुस्तान के जो तत्कालीन नेतृत्व था, हिंदुस्तान के जो तत्कालीन नेता थे, उनको गीदड़ भभकी देकर, गुमराह कर कर, इस तरीके की परिस्थिति निर्मित कर कर, वो एक राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र शासक बनना चाहते थे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। सर जम्मू कश्मीर से ही अध्यक्ष और कहते हैं उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि 5 साल पहले चुनाव हुए थे, कांग्रेस को 3 राज्यों में सफलता मिली थी, लेकिन तब संसद में बीजेपी जीती थी। इस बार 3 राज्यों में बीजेपी सफल रही, इसलिए संभव है कि विपक्ष को संसद में सफलता मिल जाए। हुँ, दिल बहलाने के लिए गालिब ख़्याल अच्छा है। 5 साल पहले का वो ज़िक्र करते हैं, उससे पहले 5 साल का ज़िक्र नहीं करते। 2014 में हमने ये सारे राज्य जीते थे, उसके पश्चात हम केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुए थे। सरकार राज्य में बने, केंद्र में बने, ये कोई संयोग की बात नहीं होती है। आज जो जनता है परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स पे यकीन करती है। आज जनता ऐसा नेतृत्व चाहती है जो उनकी भावनाओं को मुखरित करे। आज जनता ऐसा नेतृत्व चाहती है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी आवश्यकता की पूर्ति करे और इस पैमाने पर आप देखेंगे, अपवाद स्वरूप कहीं हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ भी काम कर रही हैं, जनता उनके परफॉर्मेंस को याद करती है। जनता जनता के प्रति जो भाजपा शासकों की भाजपा सरकारों की संवेदना है, उसका स्मरण करती है। तो संयोग के कारण हमारी सरकारें नहीं बनती हैं, हमारी सरकारें बनती हैं काम के कारण और काम के आधार पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे, तो आज हमारी 3 सरकारें बनी हैं और कल केंद्र में भी सरकार बनेगी।